प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इनमें से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? इनमें से कौन सा पारदर्शी पदार्थ है? तो कांच पारदर्शी पदार्थ है। कांच पारदर्शी पदार्थ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांच। कांच पारदर्शी पदार्थ है। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिसे प्रकाश किरणें क्या होती है? आर पार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। तो कांच से प्रकाश की किरणें क्या होती है? आर पार हो जाती है, इसलिए कांच क्या? पारदर्शी पदार्थ है। इनमें से कौन सा प्रदीप्त वस्तु नहीं है? इनमें से कौन सा प्रदीप्त वस्तु नहीं है? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु नहीं है। तो प्रदीप्त वस्तु क्या होता है? ऐसा वस्तु जिसको क्या होता है? खुद अपना प्रकाश होता है। जिसको क्या होता है? खुद अपना प्रकाश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु है। देखिए, चंद्रमा एक प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं, परंतु ये क्या है? प्रदीप्त पदार्थ नहीं है, यह अप्रदीप्त पदार्थ है, क्योंकि इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है। पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। क्या है? पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, पृथ्वीवासी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होती है? पहली प्रकाश किरण पुंज क्या होती है? अपसारी किरण पुंज। क्या होती है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरी क्या होती है? दूसरी क्या होती है? अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। और तीसरी क्या होती है? समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो प्रकाश की किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, इनमें से कौन सा पारभासी पदार्थ है? इनमें से कौन सा पारभासी पदार्थ है? तो तेलीय कागज क्या है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ कौन होते हैं? जिससे क्या होती है? प्रकाश किरणें आंशिक रूप से आर पार होती है, मतलब थोड़ा बहुत होती है। तो ये क्या है कि तेलीय कागज क्या है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इनमें से कौन सा कथन या कौन सा सत्य है? तो इनमें सत्य क्या है? आई इक्वल टू आर। आई इक्वल टू आर मतलब आपतन कोण जो होती है और परावर्तन की कोण क्या होती है? बराबर होती है। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी है। तो इसमें ये जो है ये सत्य है। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम के अनुसार से यह क्या? सत्य है। तो आई इक्वल टू क्या होगा? आर। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम भी है। तो आपतन कोण क्या होती है? परावर्तन कोण के बराबर होती है। मतलब आई एंगल आई इक्वल टू क्या होगी? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यह आपतन कोण बराबर क्या होती है? परावर्तन कोण होती है। ठीक है, तो यह नियम क्या है? निर्धारित करती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो पहला क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब। एक प्रतिबिंब का नाम क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और दूसरा क्या नाम है? आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी ना, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में रियल इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल इमेज। ठीक है, इसको इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो इमेज कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है? कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसकी प्रकृति क्या होती है? आभासी होती है। क्या होती है? आभासी, सीधा, और वो क्या होती है? पार्श्विक रूप से उल्टा होती है। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ये दिमाग में रखना है कि ये आभासी प्रतिबिंब होती है ना, आभासी प्रतिबिंब वो क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये सी है ना, इसके लास्ट में सी लगा हुआ, और ये तो आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? हमेशा सीधा होते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? हमेशा सीधा। और यह समतल दर्पण में बनती है। तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनती है और आभासी बनती है, और यह पार्श्विक रूप से क्या होती है? उल्टा होती है। तो ये दिमाग में रखना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार क्या होती है? जितने बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा बिंब होता है, वस्तु होता है, उतना बड़ा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब का जो आकार होगी वह बिंब के आकार क्या होती है? बराबर होती है। जितनी बड़ी वस्तु होगी मतलब बिंब होगी, उतनी बड़ी क्या होगी? इसकी प्रतिबिंब होती है। तो ये किस में होती है? समतल दर्पण में होती है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की। पहले प्रकार क्या है? एक प्रकार होती है उत्तल दर्पण। एक क्या होती है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो। उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होंगे? गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है वह डैश होता है, मतलब बाहर की ओर क्या? उभरा हुआ है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ या बाहर की ओर वक्रित रहता है या उभरा रहता है, उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह ना, परावर्तक सतह, यह अगर इधर से कलर किया हुआ है, यह कलर किया हुआ है, और इधर यह परावर्तक सतह, इस पर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होता है, तो यह क्या होगा? परावर्तक सतह हो गया। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर क्या होता है? उभरा होता है, ये इसका क्या हो गया? ये परावर्तक रिफ्लेक्टेड एरिया हो गया ना। तो परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, तो उस दर्पण को क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। मतलब बाहर की ओर वक्रित रहता है, बाहर की ओर टेढ़ा रहता है। ठीक है, ये हो गया। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित रहता है, मतलब वक्रता केंद्र की तरफ क्या होती है? वक्रित रहता है, वह डैश होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण के। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या हो? धंसा हो, या अगर बाहर से कलर किया हुआ, बाहर से कलर किया हुआ है ना, तो ये क्या होगा? यह इसका क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। तो ये परावर्तक सतह अंदर की ओर क्या? धंसा हुआ है, मतलब अंदर, जिसका अंदर की ओर धंसा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। जिसका बाहर की ओर उभरा उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो यह दर्पण कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? हमेशा काल्पनिक, मतलब वर्चुअल इमेज बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के वृत्ताकार पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा जो होती है वो दर्पण का क्या कहलाती है? दर्पण का द्वारक कहलाती है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। किस दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है? तो उत्तल दर्पण क्या जो फोकस होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है। तो ऐसे अगर हम इसको ड्रॉ करें ऐसे, और ये अगर मेरा प्रधान अक्ष हो, ये मेन एक्सिस हो, और इस पे अगर कोई प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण गुजरता है, तो यह जो लौटता है वो किससे लौटता है? फोकस से होकर लौटता है, ऐप से होकर। तो इसके ये फोकस होती है ना, वो क्या होती है? आभासी होती है। क्या होती है?
आभासी होती है, मतलब सॉरी आभासी नहीं, इसका आभासी कहिए या काल्पनिक होता, तो किस दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में किस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए परावर्तित हो जाती है। तो अवतल दर्पण में जो होती है, किस बिंदु से अगर प्रकाश की किरणें जाएगी तो बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब जिस पथ से आती है और उसी पथ पर क्या होती है, चली जाती है। तो वो कौन सा बिंदु होता है, वो होता है वक्रता केंद्र ना, वक्रता केंद्र। अगर यह मेरा प्रधान अक्ष है, ठीक है, और ऐसे अगर यहाँ पे अगर एफ है, यहाँ पर अगर इस प्रधान अक्ष से समांतर कोई किरण गया, तो प्रधान अक्ष समांतर किरण गया क्या होगा, फोकस होकर लौट जाती है एफ से। और यहाँ पर अगर सी है और सी से कोई किरण गुजरता है, सी से कोई किरण गुजरता है, तो ये क्या होती है, सी से क्या लौट जाती है, जिस बिना विचलित मतलब बिना मुड़े हुए क्या होती है, लौट जाती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है वह क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, ठीक है। या अगर गोलीय दर्पण है या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, कोई सा दर्पण हो, उत्तल दर्पण, तो यह जो अगर प्रधान अक्ष है, तो यहाँ पर यहाँ से अगर बीच वाले जो पॉइंट होगी, या पॉइंट, इसको हम लोग पॉल मतलब क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। या उत्तल दर्पण में भी हो सकता है और अवतल दर्पण दोनों में भी हो सकता है। तो यह क्या होगा, यह जो बिंदु है यह मेरा क्या ध्रुव है, क्या है, ध्रुव है, पॉल है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो गोलीय दर्पण के वृत्ताकार पृष्ठ की गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा जो होती है, वो उसकी जो रेखा होती है, रेखा का प्रभावी व्यास, वो क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वारक। तो उसे हम लोग द्वारक कहते हैं। इसके आंसर द्वारक हो जाएगी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो दर्पण की क्या होती है, प्रधान अक्ष होती है। क्या होती है, प्रधान अक्ष, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी किस कहते हैं, ठीक है। तो अगर यह गोलीय दर्पण, सपोज कोई सा गोलीय दर्पण है, और गोलीय दर्पण में हम लोग क्या करते हैं कि यह जो लाइन है, यह अगर यह वक्ता केंद्र, सॉरी यहाँ यह वक्ता केंद्र है और ये पी है और ये सी है, इसको जो ये लाइन मिला रहा है, ये लाइन जो मिला रहा है, ये लाइन क्या करेगा, प्रधान अक्ष, या इसको क्या कहेंगे, मुख अक्ष भी कहते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण। समतल दर्पण पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। जिस समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा उसका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो इतना ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण हमेशा क्या होता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, बराबर होता है समतल दर्पण में। कौन सा दर्पण हमेशा वस्तु के आकार से छोटा आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होती है कि वस्तु से जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा है। इसलिए गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं ना, मतलब कि पीछे जो साइड देखने के लिए साइड मिरर जो होते हैं वो क्या होती है, उत्तल दर्पण की बनी होती है। क्योंकि बड़े बड़े अगर गाड़ी में क्या होते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स जो होते हैं या जो भी बिल्डिंग्स होते हैं, ये दर्पण में क्या होती है, छोटा सा दिखाई देता है। क्या होता है, छोटा सा दिखाई देता है। लोग क्या करते हैं, आसानी से इसको देख लेते हैं, बड़े से चीज़। तो दिमाग में रखना है कि उत्तल दर्पण में क्या होती है कि उत्तल दर्पण में जो वस्तु से छोटा क्या होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r में संबंध क्या है। तो दर्पण की फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r में संबंध है। f इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं। f इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, r/2। मतलब क्या होता है कि गोलीय दर्पण में क्या होती है, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी वो वक्ता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो f इक्वल टू r/2, ये संबंध इन दोनों में है। एक उत्तल दर्पण का वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी क्या होगी, हमको यहाँ पे क्या दिया गया, r का मान। r इक्वल टू हमको कितना दिया है, r इक्वल टू हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। r इक्वल टू हमको कितना दिया है,
32 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करनी, फोकस दूरी करी ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है r/2। क्या होता है, r/2। तो r का मान हमको कितना दिया 32, 32 बट्टे क्या लिखेंगे 2। इसका आंसर क्या निकालेंगे 16 सेंटीमीटर। कितना निकला तो 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। कहता 20 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है, इसमें चिन्ह परिपाटी को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होती है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उसके जो चिन्ह होती है वो धनात्मक होती है। तो यहाँ आपको दिमाग में प्लस 16 सेंटीमीटर था, इसका तो सही आंसर प्लस 16 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान, माइनस भी है तो प्लस 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो होती है वह चिन्ह परिपाटी के अनुसार से इसकी चिन्ह धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होती है, ये चिन्ह परिपाटी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। 20 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी ना, क्या होगी। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या, तो आर वक्ता त्रिज्या आर इक्वल टू कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। हमको फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोकस दूरी एफ इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है r/2। तो r का मान हमको कितना दिया हुआ 20 ना, 20/2। तो 20/2, इसका मान कितना लगे 10। अब इसमें 10, इसमें हमको बी में दिया -10 सेंटीमीटर और ए में दिया ऑप्शन में +10 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार से जो अवतल दर्पण में दूरी जो होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, माने चिन्ह परिपाटी के अनुसार से। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमको अगर प्राप्त करना हो तो किस दर्पण का, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण चाहिए, अवतल दर्पण चाहिए। अवतल दर्पण में क्या होती है, वस्तु अगर इतना छोटा सा है और हमको बड़ा इसका प्रतिबिंब चाहिए तो हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको कौन सा दर्पण चाहिए, हमको अवतल दर्पण चाहिए। ठीक है, इसके लिए अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अंदर की ओर धंसा हो। तो जैसे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वो दाढ़ी सब बनाने के लिए ना हजामती के रूप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया है, क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा होता है और दाढ़ी को बड़ा करके देखने के लिए, ताकि आसानी से सब कट जाए, सब दाढ़ी कट जाए, कोई रहे नहीं, इसलिए हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है।